दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है बर्फ की रानी। एक जादूगर था। वह बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर इच्छा और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती है। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती थी। खराब और बदसूरत चीज़ें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब। हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। जादूगर यह देखकर दुष्टता पूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे। वह भी एक से एक बढ़कर दुष्ट थे। वह उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं वगैरह अपने को बहुत सुंदर मानती हैं। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। यह सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना टूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के झरे कुछ लोगों की आंख में पड़े और वे हर चीज को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। यह और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना दिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वह अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर यह देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। इनका क्या असर होता है, इसे हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। एक बड़ा शहर था जहाँ बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वह बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वह अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बे में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे, जिसमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर भी बर्फ की मोटी तह जम जाती थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौकों पर वे किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उस खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह ही बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किट्टी और लड़की का नाम था गेरड। कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियां, खासकर बर्फ की रानी की कहानियां सुनाती थी। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रही थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांककर बाहर देखा। बाहर पौधे के डिब्बे में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई।
उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते-बढ़ते रुई के एक ढेर की तरफ हो गया। यह यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहां सफेद बस्तर पहने एक रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या यही बर्फ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे आया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई है और बर्फ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेरडा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उल्ट रहे थे, जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आंखों में कुछ गिर गया है और मेरी सीने में दर्द हो रहा है। गेरड ने उसकी आंखें देखी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। असल में उनकी आँखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेरट से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छी! असल में गेरड हंस रही थी, लेकिन लड़के को उल्टा ही दिखाई देता था। फिर फिर बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं और यह डिब्बा भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और गुलाब नोच डाले। लड़की चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब वह बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया था। वह दादी को मुंह चिढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गेरडा को भी बहुत बहुत रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथ में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वह लोग बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थी, तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेचों को उनके पीछे बांध देते और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किट्टी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफ़ेद लवादा ओढ़े और मोटी सफ़ेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी मुड़-मुड़ कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किटी उसके पीछे-पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किट्टी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किट्टी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली और अगर निकलती भी तो वहां सुनता कौन। बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किट्टी ने देखा कि गाड़ी बाण की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ी वान की जगह सफेद बस्तर पहने हुए सुंदर देवी आ बैठी। किट्टी ने फौरन पहचान लिया, यह बर्फ की रानी थी। बर्फ की रानी ने किट्टी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चद्दर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना? लेकिन उसकी चद्दर में तो और भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा, तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। वह आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना, बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वह लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। उधर गोडा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किट्टी स्लेज में घिसता हुआ मालूम नहीं कहाँ चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गोडा तो फूट-फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत रुत आई। अब बसंत रुत की सुहावनी धूप गोडा की खिड़की में आई,
तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गेरडा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गई। गेरडा को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए जी वापस लौट आए। उसने देखा कि पास ही सरपत की झोपड़ी झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गोरडा बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा ही नहीं था। वह बड़ी तेजी से वही जा रही थी। गोरडा डरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। गोरडा ने सोचा कि शायद यह नाव उसे किट्टी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के दो सिपाही खड़े थे। जैसे ही गोरडा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गोरडा ने सोचा शायद ये जिंदा हैं। वह मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बह आई। फिर उसने गोरडा को उठाकर किनारे उतार लिया। गोरडा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर वह डर गई। बुढ़िया के पूछने पर गोरडा ने सारा किस्सा कह सुनाया और फिर पूछा, क्या तुम मेरे भाई किट्टी को देखा है? बुढ़िया बोली, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो जरूर जहां आ पहुंचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फूल सूंघो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन यह दुष्ट नहीं थी। गौड़ा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गोरडा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बगीचे में खेलती रही। शाम को जब वह थक गई तो उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया। गोरडा जैसे ही उस पर लेटी कि उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग को हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है, यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हैट पर उसकी नजर आई गई और उसने फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं हैं, इसीलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यही थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गौरडा गुलाब देखेगी तो उसे किट्टी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हैट पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है, गौरडा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वहां पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था।
गौड़ा के गरम-गरम आँसू जब इस जगह टपके तो वहाँ फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गौड़ा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद हो गई। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किट्टी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वह मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे, जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। वहाँ हमें किट्टी नहीं मिला। लेकिन जब गौड़ा ने उसने किट्टी का पता पूछा, तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गौड़ा उस बाग में बेचैन होकर इधर-उधर भटकने लगी। इतने में एक कौवा काँव-काँव करता हुआ आया और गौड़ा के सामने आ बैठा। गौड़ा ने उससे किट्टी के बारे में पूछा, तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया, शायद वह किट्टी ही था, लेकिन अब वह राजकुमारी के पास रहता है। वह जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वह बड़ी चालाक है। वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती हैं। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वह अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किट्टी तुम्हें वहाँ दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो, बात बता रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारे मन जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूँ। हाँ, हाँ, वह मेरा किट्टी ही होगा। वह बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवी से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाज़त पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा अपनी कौवी से बात कर आऊँ। यह कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर काँव-काँव करता हुआ वह लौट आया और बोला, मेरी कौवे ने तुमको सलाम भेजा है, और लो, यह रोटी का टुकड़ा भी दिया है, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे से महल में पहुँचा देगी। आओ, चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गौड़ा कुएं के साथ चल पड़ी। वह जल्दी-जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बुढ़िया पीछे-पीछे न आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बड़े से बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ ही हो ली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। गौड़ा मन में घबरा रही थी। एक जीना पार करके वे लोग ऊपर पहुंचे। वहां एक दिया जल रहा था। कौवी के कहने पर गौड़ा ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वे सोने वाले कमरे में पहुंच गई। वह कमरा बड़ा सुंदर था। देखने में उसकी छत और बीच में लगा हुआ खंबा ताड़ के पेड़ की तरह लगता था, जिससे तरह तरह के हीरे मोती लगे हुए थे। कमरे में लिली के फूल की शक्ल के दो पलंग लगे थे। एक राजकुमारी के लिए था, दूसरा राजकुमार के लिए। गौड़ा पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी और दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश किया। राजकुमार की नींद नहीं खुली। गौड़ा को यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वह किट्टी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? गौड़ा ने रोते-रोते अपना सारा किस्सा सुनाया। उसने यह भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कौवी ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन कौवे को इस जोड़े पर वो दोनों बहुत प्रसन्न थे।
राजकुमार ने अपने पालतू कौवे को बड़ी तारीफ की क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो या अपने इस काम के बदले में तुम्हें दरबारी कौवा बना दिया जाए? महल के रसोई घर में जो कुछ बच जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी हुक्म से गौड़ा को खाना खिलाया गया और फिर आराम से सुला दिया गया। उस दूसरे दिन गौड़ा को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उससे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन गौड़ा रानी राजी नहीं हुई और उसने सिर्फ एक जोड़े जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। फौरन उसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया गया। असली सोने की बनी हुई गाड़ी थी यह। उसमें एक कोचवान और 4 नौकर भी थे। राजकुमारी ने खुद सहारा देकर घोड़ा को गाड़ी में बिठाया और सम्मानित विदा किया। गाड़ी एक घने और अंधेरे जंगल से होकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में वह काफी चमक रही थी। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। जब उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी तब वे अपने आप को नहीं रोक सके। उन्होंने आपस में तय किया कि इसे लूटना चाहिए, गाड़ी सोने की मालूम होती है। डाकुओं ने आगे बढ़कर अचानक गोडा की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कोचवान और नौकरों को मार डाला और गौड़ा की गाड़ी के बाहर खींच लिया। तब तक एक बूढ़ी लुटेरन वहीं आ पहुंची। उसका आदमी लुटेरों का सरदार था। गौड़ा को देखकर वह बोली, वाह, कैसी मोटी ताजी लड़की है, इसे मुझे पकड़ा दो, यह खाने में बड़ी जायकेदार लगेगी। वह बुढ़िया बड़ी डरावनी थी। देखते देखते उसने एक चमचमाती छुरी निकाल ली। वह उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में उसकी लड़की आ पहुंची और उससे लिपट गई। वे अपनी माँ से कहने लगी, माँ, इसे मुझे दे दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, यह मेरे साथ रहेगी। यह कहकर उस लड़की ने बात बात में अपनी माँ के कान काट दिए। असल में वह अपनी माँ की बड़ी दुलारी बेटी थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। लुटेरे की लड़की गौड़ा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी को हंकते हुए और भी घने जंगल में ले गई। वह गौड़ा के बराबर ऊंची थी लेकिन उससे ज्यादा तगड़ी थी। उसने प्यार से गौड़ा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जब तक मैं तुम्हें चाहती हूँ मेरी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। क्या तुम राजकुमारी हो? नहीं, गौड़ा बोली। और फिर उसने अपना सारा किस्सा उसे भी बता दिया। वह लड़की उसकी बातें सुनती रही और गौड़ा के आंसू पोंछती रही। लुटेरों के महल में जाकर गाड़ी रुक गई। महल के लगभग सभी कमरों की छतें धुएं से काली हो रही थी। एक कमरे में एक बड़ी भारी देगची में की कोई चीज पक रही थी। आग पर खरगोश और हिरण भुने जा रहे थे। दोनों ने डटकर भरपेट खाना खाया। फिर दोनों एक कमरे में आराम से लेट गईं। उस कमरे में छत में लगे हुए बांसों से पर बहुत से कबूतर ऊँग रहे थे। उस लड़की ने बताया कि सब उसके पालतू कबूतर हैं। उसने एक बड़ा भारी हिरण भी पाल रखा था, जो हमेशा एक बड़ी जंजीर से बंधा रहता था। थोड़ी देर तक इधर-उधर की बातें करने के बाद वह लड़की सो गई, लेकिन गोरडा को नींद नहीं आ रही थी। इतने में 2 जंगली कबूतर बोले, गुटर गूं, हमने तुम्हारे किट्टी को देखा है। वह बर्फ की रानी के साथ अपनी स्लेज बांधकर भाग चला जा रहा था। यह क्या कह रहे हो तुम लोग? जरा मुझे भी बताओ कि बर्फ की रानी कहाँ रहती है? क्या तुम लोग कुछ जानते हो? गोरडा ने कबूतरों से पूछा। हमें यह तो नहीं पता कि वह कहाँ रहती है। हो सकता है बर्फ के देश में रहती हो। यह बर्फीले प्रदेश का हिरण तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा। इतने में बर्फीले देश के हिरण अपने पंजरे से निकला। वहां
चारों तरफ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ सब आज़ादी से रहते हैं। बर्फ की रानी गर्मी के दिनों में बर्फ के मैदान में आ जाती है, लेकिन उसका किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह उठकर गोरडा ने उस लड़की को कबूतर और हिरण की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पीकर सो गए, तब उस लड़की ने गोरडा को हिरण से अपने साथ उत्तर के बर्फीले देश लैपलैंड पहुंचा आने को कहा। हिरण फौरन राजी हो गया। लुटेरे की लड़की ने गोरडा को हिरण की पीठ पर बांध दिया और अपनी माँ के बड़े-बड़े दस्ताने हाथों में पहना दिए, ताकि बर्फीले देश में उसे ज़्यादा ठंड न लगे। गोरडा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि लुटेरे के बीच भी उसे अपना कोई मित्र मिल जाएगा। उसे आंसू बहाते देखकर लुटेरे की लड़की बोली, तुम इस तरह रोती क्यों हो? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। ये लो, ये रोटी के कुछ टुकड़े हैं और कुछ भुना हुआ गोश्त है। अपने पास रख लो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। फिर उसने हिरण की पीठ ठोककर कहा, देखो इस लड़की को कहीं गिराना मत, बहुत संभल कर ले जाना। हिरण गौड़ को अपनी पीठ पर बिठाए हुए फौरन चौकड़ी भरकर भाग खड़ा हुआ। रास्ते में एक जगह रुककर दोनों ने खाना खाया। हिरण फिर से दौड़ने लगा। अंत में वे दोनों उत्तरी ध्रुव के पास के बर्फीले देश लैपलैंड में जा पहुंचे। हिरण एक छोटी सी झोंपड़ी के पास रुका। यह झोंपड़ी बर्फ का एक अजीब सा मकान था, जिसके अंदर एक स्त्री बैठी हुई आग में मछली भून रही थी। अंदर जाकर हिरण ने पहले तो गौड़ा को किस्सा कह सुनाया और फिर अपनी राम कहानी सुनाई। गौड़ा को इतना जाड़ा लग रहा था कि वह एक कोने में दुबकर बैठ गई। गौड़ा का किस्सा सुनकर वह स्त्री बोली, बेटी अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है, जहाँ से 100 मील दूर फिनलैंड नामक एक देश पड़ता है। आज कल बर्फ की रानी ने वहीं अपना डेरा डाल रखा है। उसने खेमे में रोज रात को नीले रंग की बत्तियां जलती हैं। लो, एक मछली के सूखे हुए टुकड़े पर मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिखकर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। यह चिट्ठी तुम रास्ते में रहने वाली फिनलैंड की एक स्त्री को दे देना। वह तुम्हें आगे का रास्ता बता देगी। उसने गौड़ा को खाना खिलाया। गौड़ा ने कुछ तक आग तापी और फिर वह उसकी चिट्ठी लेकर हिरण की पीठ पर सवार हो गई। हिरण दौड़ने लगा। हिरण रात भर दौड़ता रहा और फिनलैंड जा पहुंचा। वह उस स्त्री की झोपड़ी जानता था, जिसके नाम गर्द एक चिट्ठी लेकर जा रही थी। उसने वहां जाकर आवाज लगाई और फिर घुटने के बल रेंगते हुए दोनों उसकी झोपड़ी में घुस गए। अंदर आग जल रही थी। गौड़ा आग तापने बैठ गई। उस स्त्री ने सूखी मछली पर लिखी हुई चिट्ठी 2-3 बार पढ़ी और फिर मछली को खाने के लिए संभाल कर रख लिया। फिर उसने हिरण से कहा, इस लड़की का भाई किट्टी अभी तक बर्फ की रानी के साथ ही रहता है। उसे यहाँ की चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि वह और सब कुछ भूल गया है। अब वह यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन असली बात तो यह है कि उस जादुई आईने के कुछ टुकड़े उसकी आँखों और उसके दिल में घुसे हुए हैं, जिससे वह हर खराब चीज़ को अच्छी समझने लगा है और बर्फ की रानी के असर में रहता है। जब तक वे टुकड़े नहीं निकलते, तब तक वह एक अच्छे लड़के की तरह नहीं सोच सकता और बर्फ की रानी उसे बराबर अपने असर में रखेगी। यह सुनकर हिरण बोला, तो तुम इस नन्ही बच्ची पर दया करके इसे कोई चीज क्यों नहीं दे देती, जिससे यह इस मुसीबत में काम ला सके और बर्फ की रानी के असर से किट्टी को छुड़ा सके। वह स्त्री कहने लगी, नहीं, इस लड़की के पास खुद एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर यह बर्फ की रानी के महल में पहुंच सकती है और किट्टी की आंखों और उसके दिल को जादुई आईने के असर से बचा सकती है। इसके पास जो शक्ति है वह है इसका पवित्र और प्रेम भरा हृदय।
उसी के बल पर इसे जीत मिल सकती है। यहाँ से 2 मील पर बर्फ की रानी का बगीचा है। तुम वहीं एक झाड़ी के पास इसे छोड़कर फौरन लौट आना। यह कहकर उसने गौड़ा को हिरण की पीठ पर बिठा दिया और हिरन तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वह बर्फ की रानी के बगीचे में जा पहुंचा। वहां उसने गौड़ा को उतार दिया और उसे चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गौड़ा की आंखें भी भीग आई। इतने में अच्छे हिरन से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। फिर हिरण वहां से फौरन लौट आया। अब गौड़ा उस सुनसान बर्फीली जगह में अकेली रह गई। गौड़ा नंगे पैर ही बर्फ पर दौड़ने लगी। उसने देखा कि बर्फ के कुछ टुकड़े उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उसका आकार बदल गया। असल में वह बर्फ की रानी के सिपाही थे और वे देखने में बड़े अजीब से लगते थे। गौड़ा ने डरकर अपनी प्रार्थना दोहरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से फरिश्ते आ पहुंचे। उन्होंने बर्फ के सिपाहियों को मार भगाया। यही नहीं, उन्होंने गौड़ा के पैरों और हाथों को भी छू लिया, जिससे अब उसे जाड़ा बिल्कुल नहीं लगा छू सकता था। अब वह शान के साथ बर्फ की रानी के महल घुस गई। उस महल की दीवारें बर्फ की बनी हुई थीं। खिड़कियों को के शीशे भी पतले बर्फ के बने हुए थे। उस महल में सैकड़े कमरे थे। वह सब उत्तरी प्रकाश में जगमग थे। सबसे बड़े कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसका पानी अक्सर जमा रहता था। बर्फ की रानी जब जहाँ रहती थी, तो उसी झील के बीच बैठा करती थी। वहाँ नन्हा किटी मारे ठंड के नीला पड़ा गया था, फिर भी उसे जाड़ा नहीं लगता था, क्योंकि बर्फ की रानी ने उसका शरीर छूकर उसे जाड़ा सहने लायक बना दिया था। बर्फ की रानी कुछ दिनों तक यहाँ रहती थी और कुछ दिन गर्म देशों की यात्रा के लिए जाती थी। वह यहाँ जहाँ जाती थी, वहाँ जाड़ा आ जाता था। लोग ठंड से ठिठुरने लगते थे और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जम जाती थी। बर्फ की रानी आजकल वहाँ नहीं थी। गौड़ा ने जब महल में घुसने की कोशिश की, तो दरवाजे पर तैनात बहुत ठंडी हवाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन गौड़ा ने जैसे ही अपनी प्रार्थना याद करनी शुरू की, कि उसका रास्ता आसान हो गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि किट्टी एक जगह बैठा बर्फ के टुकड़े से खेल रहा था। गौड़ा उसे फौरन पहचान गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, किट्टी किट्टी, आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया। लेकिन वह चुपचाप पत्थर बना बैठा रहा। ये देखकर गौड़ा को रोना आ गया। उसके आंसू किट्टी पर टपकने लगे। उसके इन आंसुओं से किट्टी का सारा जादू उतर गया। इसकी आंखों से, उसके दिल से जादुई आईने के टुकड़े धुल गए। अब उसने गौड़ा को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्हें खुश देखकर बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे। गौड़ा के छूने से अब किट्टी पर जादू का जरा भी असर नहीं रहा। उसे अब ठंड भी लगने लगी। दोनों ने वहां से भाग चलने का निश्चय किया। गौड़ा उसे महल के बाहर ले आई और उस झाड़ी के पास गई जहां पिछली बार हिरण ने उसे छोड़ा था। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह हिरण वहां तैयार खड़ा था। यही नहीं, वह अपने साथ एक छोटा हिरण और ले आया। दोनों एक-एक की पीठ पर सवार हो गए। थोड़ी ही देर में हिरण उन्हें फिनलैंड वाली स्त्री के घर ले आया। वहां उन्होंने खाना खाया। इसके बाद वह लैपलैंड वाली स्त्री के यहाँ पहुंचे। उसने उन्हें नए कपड़े दिए और एक स्लेज गाड़ी दी। लैपलैंड की सीमा पार यहाँ के से बर्फीला दे प्रदेश खत्म हो जाता था। वहां पहुंचकर उस स्त्री ने उससे विदा ली। दोनों हिरण भी उसके साथ लौट गए। अब दोनों पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक बहुत बढ़िया घोड़ा निकल आया। गौड़ा उसे पहचान गई। यह उन्हीं घोड़ों में से एक था, तो उसके सोने के रथ में जुड़े थे।
उस घोड़े पर वही लुटेरे की लड़की बैठी थी। वह घर से ऊब गई थी और यात्रा पर निकली थी। वह गौड़ा से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसने बताया कि वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर दूर देश चला गया और वह कौवा मर गया जिसने गौड़ा की मदद की थी। फिर गौड़ा और किट्टी ने अपनी-अपनी कहानी सुनाई। वह लड़की बोली, अच्छा अब मैं चलूं। अगर कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊँगी तो तुम लोगों से भी मिलूँगी। यह कहकर वह घोड़ा दौड़ाती हुई आगे बढ़ गई। गौड़ा और किटी आगे चले। चलते-चलते वह लोग आगे एक बड़े शहर में पहुँचे। कुछ सड़कों पर को पार कर आगे जाने पर फ़ौरन उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उनका अपना शहर है। गौड़ा अपनी दादी का मकान पहचान गई। दोनों अंदर चले गए। वही कमरा, वही सब कुछ। घड़ी उसी तरह टिक-टिक कर रही थी। किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आया था। फ़र्क था तो सिर्फ़ उन्हीं दोनों में। वह अब काफ़ी बड़े हो गए थे। खिड़कियों में अब भी गुलाब के फूल खिले थे। दोनों घर लौटकर कितने खुश थे।